Welcome back, students, to the channel Rachna Call. And let's continue the history of grade 10, chapter 1, the rise of nationalism in Europe. And the main topic is Zollverein. So, here we will continue the topic liberal nationalism. Fair enough? So, what we have done in the previous video, we comes to know about the लिबरल नेशनलिस्ट कौन होते हैं जो इकोनॉमिकली पॉलिटिकली और सोशली फ्रीडम चाहते थे. बेसिकली ये क्या करा था, लिबरल नेशनलिज्म ने एक बेस रेडी कर दिया था नेशनलिज्म के लिए. देखो, नेशन स्टेट बनाना था. नेशन स्टेट बनाने के लिए सभी यूरोपियन कंट्रीज को चाहिए था कि वो एक नेशनलिज्म की फीलिंग क्रिएट करे. ठीक है, यानी कि एक कलेक्टिव बिलोंगिंगनेस की फीलिंग क्रिएट करे, एकता की भावना आनी चाहिए. एज आई टोल्ड यू, सब सिनोनियम्स हैं. तो वो कह रहा था, जैसे हैब्सबर्ग एम्पायर पढ़ा था हमने, एल्पाइन रीजन, सदेंटनलैंड, चेक, ये स्लोवाकिया एंड ऑल दैट, है ना. ये सब छोटे छोटे एम्पायर्स बंटे हुए थे. एक ही जगह ये छोटे छोटे एम्पायर्स बटे हुए थे. तो इनमें कोई भी एक यूनिटी की भावना नहीं थी, एक नेशनलिज्म की फीलिंग नहीं थी, वननेस नहीं था. जब वननेस नहीं था तो फ्रीडम कैसे मिलेगी. और जितने भी लिबरल नेशनलिस्ट थे ये सब मिडिल क्लास के थे. और ये मिडिल क्लास सब बिजनेसमैन थे. एंड दे वांटेड कि इकोनॉमिकली और पॉलिटिकली और सोशली लिबरलिज्म आए. तो बेसिकली जो इन्होंने अपनी डिमांड्स रखी, या फिर इन्होंने जो चाहा कि ये इकोनॉमिकली लिबरल नेशनलिज्म चाहते हैं, या पॉलिटिकली ये चीज़ें होती हैं, सोशली ये चीज़ें होनी चाहिए, वो बेसिकली इनको एक नेशनलिज्म की फीलिंग क्रिएट करते हैं, वननेस की फीलिंग क्रिएट करते हैं. क्योंकि जब ये छोटे छोटे एम्पायर, जैसे करेंसीज बहुत सारी डिवाइडेड थी. देखो, बहुत सारी प्रॉब्लम्स चल रही थी इसमें कि करेंसीज बहुत सारी डिवाइडेड थी. इन्होंने बोला करेंसी एक होनी चाहिए. कोई यूनिफॉर्म मेजर्स नहीं था, यूनिफॉर्मिटी नहीं थी वेट्स एंड मेजर्स को लेके. ठीक है, बहुत सारी जैसे प्रॉब्लम चल रही थी. यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज नहीं था. ठीक है, नेपोलियनिक कोड ने भी नहीं दिया था. ठीक है, और मेन विदाउट प्रॉपर्टी और विमेन वर डिनाइड टू राइट टू वोट. विमेन को भी राइट टू वोट नहीं था. और जो मेन जिनके पास प्रॉपर्टी नहीं है, जो रिच नहीं है, उनके पास भी राइट टू वोट नहीं था. तो ऑल एंड ऑल यूएफ था ही नहीं. तो विमेन जो है हमेशा औरतों के नीचे ही रहती थी, वर सब्जेक्ट टू द अथॉरिटी ऑफ मेन. सी, इट इज़ नॉट हैपनिंग इन इंडिया कि विमेन यहीं पर ही डाउनफॉल रहा है या यहीं पर ही कंडीशंस वर्स रही है विमेन की. ऑल ओवर द वर्ल्ड ऐसा था. धीरे धीरे विमेन की कंडीशंस में इम्प्रूवमेंट आई है. मोर ओवर, एज आई टोल्ड यू कि 39 कॉन्फेडरेसीज थी. ठीक है, फ्रांस की भी. तो दैट इज़ ऑल्सो द बिग प्रॉब्लम कि छोटे छोटे पार्ट्स में ये डिवाइडेड था. छोटे छोटे इतने इतने पार्ट्स में डिवाइडेड था. मतलब अगर उनको यहाँ पे अपना ट्रेड करना है तो बहुत सारे ट्रेड टैरिफ्स लगे हुए थे. जैसे 10 रुपए की चीज़ है तो टैक्स यहाँ पे 5 रुपए दो, फिर यहाँ 5 रुपए दो, फिर यहाँ 5 रुपए दो, फिर जाके कहीं अल्टीमेटली यहाँ पहुँचता था. तो बहुत सारे टैक्सेस भी इम्पोज थे इनके ऊपर. तो ये सारी प्रॉब्लम थी. यूनिफॉर्मिटी नहीं थी, वेट स्टैंडर्ड मेजर, एज आई टू गिवन यू द एग्जाम्पल ऑफ एलए. कॉटन क्लॉथ को जो नापने का यूनिट होता था, तो कई जगह 55, एक ही कंट्री में डिफरेंट डिफरेंट एम्पायर थे, तो डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें होती थी. तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट होती थी. तो इकोनॉमिकली फ्रीडम ही नहीं था. ट्रेडर अपनी मतलब इतनी सारा रिस्ट्रिक्शन, इतने सारे टैरिफ्स यानी टैक्सेस लग रखे थे कि दे वर नॉट रेडी. तो उनको उतना बेनिफिट होता ही नहीं था. तो वो चाहते थे कि इकोनॉमिकली और पॉलिटिकली यूएफ मिले, गवर्नमेंट बाय कंसेंट बनना चाहिए, वो सारी चीज़ें मिलनी चाहिए. बट वो ऐसा हो नहीं रहा था. ठीक है, तो एक बेस इन्होंने रेडी कर दिया था. और कोई फिक्स्ड रेट नहीं थे कस्टम ड्यूटीज़ के भी. कस्टम ड्यूटी और एक्साइज ड्यूटी में आपको अपने शॉर्ट वीडियो में ये समझाऊंगी कि व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन कस्टम ड्यूटी एंड एक्साइज ड्यूटी इन डिटेल. कस्टम ड्यूटी हो गया जब हमारा गुड्स बाहर जाते हैं तो उनके ऊपर जो हम टैक्सेस लगाते हैं, दैट इज़ द कस्टम ड्यूटी. ठीक है, एक्साइज ड्यूटी क्या है मैं आपको अपनी शॉर्ट वीडियो में डेफिनेटली क्लियर करूँगी. फिर उसके बाद ये सारी प्रॉब्लम थी. ये सारी प्रॉब्लम रुकावटें बन रही थी. ठीक है, इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए. देखो, ये चाहते थे कि ये जितना ज़्यादा एक पर्टिकुलर कंट्री में जितने ज़्यादा एम्पायर हैं, सबके अपने रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं, टैक्सेस अलग अलग हैं. ठीक है, सब मेनी प्रॉब्लम्स आर गोइंग ऑन. ठीक है,
तो पॉलिटिकली भी फ्रीडम नहीं है। बोला कि अगर अगर ये इकोनॉमिकली फ्रीडम दे दें, ये सारी चीज़ें फ्री हो जाए, तो हम लोगों के पास भी पैसा आ जाएगा, और अगर हमारे को पैसा आ जाएगा तो हम भी जो है एकदम इक्वालिटी, एक एक बराबर हो जाएंगे, हम भी नोबल्स के बराबर हो जाएंगे, हम भी क्लर्जी को भी कम्पीट कर पाएंगे। ठीक है, तो दैट इज़ द पॉइंट दैट दे हैव डन। तो इसी का एक एग्जाम्पल है। तो इन लोगों ने क्या सोचा कि 1834, अब आप बोल रहे हो कि मैम स्ट्रेट अवे 1834 में जंप कर गए। एज आई टोल्ड यू कि ये जो चैप्टर है ना, कहीं से भी कुछ भी शुरू हो रहा है, तो यहाँ पे ऐसी चीज़ें हैं, तो कनेक्ट करने का काम मेरा है, डोंट वरी। और एक वीडियो और बनाऊंगी जिसको मैं टाइमलाइन से ये सारा चैप्टर आपको क्लियर करूंगी। ठीक है, तो ज़ोल्वेरियन इन्होंने लाया और इंट्रोड्यूस किया 1834 में। ये इनिशिएटिव लाया था प्रशिया ने। प्रशिया, हाँ वही है जो मैंने आपको पहले भी बोला था, ये कोई एक कंट्री नहीं है। जैसे एज ए गिव यू, इसमें आपको मैं समझाती हूँ मैप के थ्रू कि जर्मनी ना पहले ऐसा कोई कंट्री नहीं होती थी। ठीक है, तो क्या था तब, प्रशिया होता था। तो जैसे ये देखो आप, किंगडम ऑफ प्रशिया, ये सारा ये प्रशिया का था। तो 18 तक तो ये लोग, फिर धीरे धीरे एक्सपैंड, बवारिया इसके अंडर आ गया, ये सारी कंट्रीज बाद में धीरे धीरे इसके अंडर आई। तो जर्मन और कुछ प्रशिया, मतलब प्रशिया का इनिशिएटिव था, और इन्होंने बोला कि हम ये ट्रेड बैरियर्स अबॉलिश करेंगे। इन्होंने करेंसीज भी रिड्यूस कर दी 30 से 2। मतलब आप इमेजिन करो, एक ही कंट्री में करेंसी अलग अलग है, मतलब पता ही नहीं है किसमें कैसे मेजर करना है। तो दैट इज़ द प्रॉब्लम। फिर रेलवे मोबिलिटी आई, यानी कि रेलवेज के थ्रू भी ट्रेड को काफ़ी ज़्यादा डेवलपमेंट मिली, बढ़ोतरी मिली, प्रमोशन हुआ, लोग मतलब चीज़ें जल्दी जल्दी जा रही थी एक जगह से दूसरी जगह, तो लोग भी इंटरेस्ट दिखा रहे थे। तो इस तरह से ना कुछ 39 स्टेट्स का ना एक्चुअली यूनिफिकेशन हुआ, कनेक्ट होने लगे कि नहीं यार, अगर हमें इकोनॉमिकली फ्रीडम चाहिए, पैसा चाहिए, तो ट्रेड को हमें फ्री करना होगा। तो प्रूशिया ने सबसे पहले ये स्टेप उठाया, और प्रशिया ने ये स्टेप उठाया और बोला कि हम ये ऐसा करते हैं कि हम जितने भी प्रशियन और जर्मन स्टेट्स हैं इसको हम यूनिफाई कर देते हैं, और यहाँ पे सिमिलैरिटी रहेगी, यहाँ पे करेंसीज 2 ही रहेगी। मतलब एक ही स्टेट में पहले 30 करेंसीज, एक ही कंट्री में पहले 30 करेंसीज होती थी। जस्ट इमेजिन कितना डिफिकल्ट है। अगर आप इंडिया के मतलब अब विद प्रेजेंट सिनारियो से करेंगे तो कितना डिफिकल्ट रह जाता है। हमें कोई दूसरी कंट्री में ट्रैवल करना होता है तो कितनी प्रॉब्लम होती है, करेंसी चेंज और वो सब देख के जाते हैं। लेकिन यहाँ पे एक ही कंट्री में 30 करेंसीज का होना, इट्स क्वाइट डिफिकल्ट। तो ट्रेड क्या ही होगा, बंदा इसी में ही घूम के रह जाए, है ना। तो 30 से स्ट्रेट अवे दे जंप अप टू द 2 करेंसीज। और इस तरह से मतलब क्या हुआ कि जब 2 करेंसीज हो गई, जब रशिया ने बोला कि हमारी कंट्री में ना भाई ये सारे ट्रेड पॉलिसीज या हम लोग ट्रेड बैरियर्स जो टैक्सेस लग रहे हैं बार बार, गिल्ड रिस्ट्रिक्शंस है, उसको हम रिमूव करेंगे, तो बाकी लोग भी काफ़ी मोटिवेट हुए। तो यूनिटी आई इनमें, एक यूनिफिकेशन, एक यूनिटी की, एक वननेस की फीलिंग आने लगी। ठीक है, एक दूसरे को समझने लगे। तो ज़ोल्वेरियन एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है इसका। ठीक है, अब ज़ोल्वेरियन का इकोनॉमिक इम्पैक्ट क्या पड़ा है, पॉलिटिकल यूनिफिकेशन क्या है। जब इन्होंने ट्रेड बैरियर्स हटा दिए, रिमूविंग द ट्रेड बैरियर्स, टैरिफ यानी टैक्सेस कह लो या ट्रेड कह लो, ये हटा दिए जर्मन स्टेट से। एक ही स्टेट में इतने सारे टैक्सेस लगते थे, वो रिमूव कर दिए, जिसकी वजह से पैसा बचने लगा ट्रेडर्स को। फिर और जब पैसा बचा तो और ज़्यादा इंडस्ट्रीज उन लोगों ने लगाना शुरू कर दी, इकॉनमी, कंट्री में बहुत ज़्यादा पैसा आने लग पड़ा। ठीक है, और कॉमन आइडेंटिटी विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये 39 कॉन्फेडरेसीज थी जो जर्मन की, वो अब एक यूनिफाई होने लगी। ठीक है, और एक पॉलिटिकल ग्राउंड मिलने लगा, मतलब पॉलिटिकली यूनिफिकेशन का भी अब ग्राउंड मिलने लगा कि क्या अबे हमें पॉलिटिकली भी इक्वालिटी रखेंगे तभी यहाँ पे, मतलब अगर इकोनॉमिकली यूनिटी आ गई तो हमें पॉलिटिकली भी इक्वालिटी रखनी होगी। जो आप 1871 में हम देखेंगे इसका एक इम्पैक्ट, इसने एक फाउंडेशन रखा कि 1871 आते आते जर्मनी जो है पूरी तरह से यूनिफाई हो चुका था। ठीक है, ये हम आते आते देखेंगे 1871 में। ठीक है, कैसे जो है इसको यूनिफाई किया था, विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। अब एग्जाम में क्वेश्चंस कैसे आते हैं इससे रिलेटेड। ठीक है, एक तो क्वेश्चन आपको आता है कि MCQ फॉर्म में, विच ऑफ द फॉलोइंग, PYB क्वेश्चन है, ज़रूर आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट द ज़ोल्वेरियन। So there are 4 options. Custom union was created under Prussian leadership to facilitate free trade. क्या था, देखो ज़ोल्वेरियन क्या है। ज़ोल्वेरियन जो है एक जर्मन लैंग्वेज में बोला जाता है, इसका मतलब कस्टम यूनियन, अ ग्रुप। ठीक है, कस्टमाइज्ड करके इन्होंने एक ग्रुप बनाया। ठीक है, तो कस्टम यूनियन था
ट्रेड का एक ग्रुप था, कस्टम यूनियन था, जो प्रशिया ने लीडरशिप में बना ट्रेड को फ्री करने के लिए। तो ए ऑप्शन के साथ ही जाएंगे, बाकी सब तो नहीं है। सबसे पहले ही हमने कस्टम यूनियन को फाइंड करना है, फिर देखना है प्रशियन लीडरशिप, दैट इज ओनली टू मेन थिंग दैट वी हैव टू लुक। फिर फ्री ट्रेड, 3 कीवर्ड्स इसके याद रखने हैं। अगेन, व्हाट वाज द ज़ोलवेरियन, व्हाट वर इट्स वाइडर इम्प्लीकेशन। तो इम्प्लीकेशन में आप बताओगे 30 से 2 करेंसीज, पॉलिटिकल यूनिटी 39 जर्मन स्टेट्स के बीच में आ गई, ट्रेड टैरिफ रिमूव कर दिए, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें इसके अंदर इम्प्लीकेशन होते हैं, क्या इम्पैक्ट पड़ा, कैसे अप्लाई किया गया, ये सारी चीज़ें। तो 2 क्वेश्चन प्रोमिनेंट क्वेश्चन PYB है जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। आई होप ज़ोलवेरियन भी एक अपने आप एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, तो आई होप आपको सब कुछ क्लियर हो गया होगा। तो so dear students, keep liking and subscribe my channel and be update for the more and more videos of grade 9 10 social science CBSE board.